चलिए ध्यान दीजिए। देखो हम लोगों ने पढ़े थे जो जनरल क्लॉजेज एक्ट होता है, इसमें ऐसे शब्द और ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिसका स्पेसिफिक मीनिंग किसी स्पेसिफिक एक्ट में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया था एफिडेविट का, कि अगर एफिडेविट वर्ड को कंपनीज एक्ट में यूज किया गया है तो कंपनीज एक्ट में उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा। तो जिस वर्ड को, जिस प्रोविजन को किसी और एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, उसकी मीनिंग हम कहाँ ढूंढेंगे? जनरल क्लॉजेस में। कहाँ ढूंढेंगे? तो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? पढ़ते पढ़ते देखो, आप ध्यान देना बेटा। ये क्या बोलता है? ये एक्ट क्या कंटेन करता है? डेफिनेशन किसकी? सर्टेन टर्म्स की और सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की। जो ऐसी डेफिनेशंस की बात कर रहा हूं मैं जो एप्लीकेबल टू ऑल द सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशंस, ऐसे कानून जो पूरे देश पर एप्लीकेबल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है? क्यों 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 डिफाइन कर रहा है वैसे वर्ड्स को? क्योंकि उन वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है? एब्सेंट है ना, इन द पर्टिकुलर ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन ए सेंट्रल एक्ट, है ना। बहुत सारे वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पढ़ते हैं। मैंने एक वो तो बता दिया आपको, एफिडेविट बता दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैं उस दिन डिस्कशन कर रहा था आप लोगों के साथ में। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड जब कहीं यूज होगा तो उसकी मीनिंग नहीं दी रहती नीचे, तो अपने को क्या करना है? यहां से उसकी मीनिंग निकालना है कि मैंने यहां पढ़ा हूं तो वो ये बात बोल रहा हूं। अब ये आपको पूछेगा, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, वाई जनरल क्लॉजेस एक्ट रिक्वायर्ड। ये पूरा पढ़िए क्या लिखा है। जनरल क्लॉजेस एक्ट रिक्वायर्ड ऑल्सो कम्स फॉर ए रेस्क्यू। ये आपको बचाने के लिए आता है कब? व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ, जब किसी वर्ड की या किसी शब्द की क्लियर डेफिनेशन नहीं है ना, किसमें? स्पेसिफिक एनैक्टमेंट में, लॉ में, या तो डेफिनेशन ही नहीं है, या 2 प्रोविजन है। कब के? एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक संविधान आने के पहले का और एक संविधान आने के बाद का। तो दोनों में क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली हम किसको मानेंगे? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल को। किसको? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल को। सो दिस एक्ट गिव्स अ क्लियर सजेशन फॉर द, किस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और वो डिफरेंशिएट कर देगा लेजिस्लेशन को अकॉर्डिंग टू द कमेंसमेंट एंड एनफोर्समेंट टू अवॉइड अनसर्टिनिटी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसका कि ये लॉ कैसे मदद करता है। जैसे आपने बोला कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, कोई एक्ट आया तो वो इंप्लीमेंट कब होगा? तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, उसमें डेट लिखी रहती है। सरकार ने मान लो फॉर एग्जांपल जीएसटी लेके आई और उसमें लिख दी भाई 1 अप्रैल को 2024 से आ जाएगा। तो वो बोल रहा है कि डेट लिखी है तो डेट से इंप्लीमेंटेशन होगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब एक्ट बना अगले दिन ही एप्लीकेबल हो जाए, उसमें डेट लिखी होगी तो डेट से होगा। अब क्वेश्चन में डेट नहीं लिखी है तो क्लियर आंसर है, रात को 12 बजे के बाद से, रात को 12 बजे के बाद से वो एक्ट क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। ये अब देखिए एग्जाम्पल 1 पढ़िए। वेयर एवर द लॉ प्रोवाइड दैट कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट, टू सस्पेंड, टू रिमूव ऑफिशियल रिसीवर। वो इज ऑफिशियल रिसीवर जो क्रेडिट डेटर के बिहाफ में अपॉइंट किया जाता है। द लेजिस्लेचर सिंपली इनेक्टेड दैट वॉट एवर कन्वीनियंट द कोर्ट में अपॉइंट रिसीवर एंड इट वाज इम्प्लाइड विद इन द लैंग्वेज दैट में आल्सो रिमूव्ड। और व्हाट इज दैट मीन? समझा इसका मतलब क्या बोल रहा है? लॉ क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर कहीं कुछ और नहीं दिया है, अगर कहीं कुछ और नहीं दिया तो जिस इंस्टीट्यूशन के पास पावर टू अपॉइंट होगा, अगर कुछ कहीं और नहीं दिया है तो जिस इंस्टीट्यूशन के पास पावर टू अपॉइंट होगा उसी इंस्टीट्यूशन के पास पावर टू रिमूव और सस्पेंड भी होगा। हिंदी में क्या बोला समझा मैंने? बोला फॉर एग्जाम्पल अगर आरओसी के पास अपॉइंट करने का पावर है किसी बंदे को और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और कहीं नहीं लिखा है, तो फिर आरओसी के पास उस क्या होगा? रिमूव करने का भी और सस्पेंड करने का भी पावर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम लोग कहीं पढ़ते हैं ना, सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस कौन देता है? आरओसी। उससे रिवोक कौन करता है? रीजनल डायरेक्टर। तो वहां पर क्या है? पावर टू गिवन लाइसेंस किसी और के पास में और रिवोकेशन किसी और के पास में। तो वहां स्पेसिफिकली दे दिया। ठीक है? आपको क्वेश्चन आया डायरेक्ट बोलेगा कि लॉ में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, तो आप क्या बोलोगे? वन हु हैज द पावर टू अपॉइंट और नथिंग इज गिवन इन अदर प्रोविजंस। अगर प्रोविजन में कुछ और, द सेम पर्सन हैज द पावर टू रिमूव और सस्पेंड आल्सो। ठीक है? क्लियर है? ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ऑब्जेक्ट क्या है, जनरल क्लॉजेस एक्ट का पर्पस क्या है। जल्दी बताओ। बहुत सारा लैंग्वेज होता है, आम आदमी के समझ में नहीं आएगा तो आगे रुझान भी, आम आदमी के समझ में नहीं आएगा तो वो लैंग्वेज को क्या करेगा? देखो पढ़ते चलो।
शॉर्ट कर देगा। क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा। जब दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उनको क्या कर देगा? यूनिफॉर्म कर देगा। क्या कर देगा? यूनिफॉर्म कर देगा। ठीक है। कुछ ऐसे टर्म्स जो तुम्हारे और मेरे समझ के बाहर है ना, सर्टेन कन्वीनियंट रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पर कुछ लीगल मैगजीम्स होती हैं जो तुम्हारे और मेरे समझ में, उसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है? इंटरप्रिटेशन में और जनरल क्लॉजेस। दूसरी बात, जनरल क्लॉजेस में दिए हुए शब्दों को आप किसी भी एक्ट में कभी भी यूज कर सकते हैं। उसका जैसे ना एफिडेविट का एग्जांपल दिया, तो एफिडेविट शब्द को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जब उसकी जरूरत होगी तो। So to guard against slip and oversight by importing into every act certain common from clauses which oversight ought to have inserted in every central act। मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है मेरा काम है कि जो लैंड है पार्लियामेंट के द्वारा उसको शॉर्ट करूं आम आदमी के लिए। मेरा काम है कि जितने भी प्रोविजन है जिसमें क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आए हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको काय में लेके आओ? यूनिफॉर्मिटी में लेके आओ। तीसरा क्या बोल रहा है? ऐसे रूल्स टू स्टेट एक्सप्लिसिटली सर्टेन कन्वीनियंट रूल्स, जो किसके लिए मदद आएंगे बेटा? कौन सी दो चीजों के लिए मदद आएंगे? फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट। अब भी मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे पढ़ने? और लास्ट क्या लिखा है? टू गार्ड अगेंस्ट स्लिप एंड ओवरसाइट बाय इंपोर्टिंग इनटू एवरी एक्ट। ऐसी चीजों पर ध्यान देना, ऐसे शब्दों पर ध्यान देना जिनको आप हर एक्ट में क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो, है ना, फ्रॉम कॉमन क्लॉजेस विच अदरवाइज ऑट टू बी इंसर्टेड इन एवरी सेंट्रल एक्ट। नॉर्मली क्या होगा? ऐसे शब्द जिनको हम कुछ एक्ट में इंक्लूड करेंगे, ध्यान देना प्लीज क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे शब्द जिनको हम कुछ एक्ट में इंक्लूड करेंगे, अगर उनका वहां पर भी, मतलब उन शब्दों का वहां पर वैल्यू बन गया, वहां पर अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रोडिक्शन, तो सेम शब्दों का बहुत सारे सेंट्रल एक्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये एग्जांपल समझा? पक्का? क्या बोल रहा है? अगर लॉ ने किसी को पावर टू अपॉइंट दिया है और अगर कहीं कुछ और नहीं लिखा है, तो सेम बंदे के पास पावर टू सस्पेंड और रिमूव भी रहेगा। ये क्या बोला? मुझे बताइए क्लॉजेस एक्ट क्यों आया? जल्दी बताइए। अगर किसी शब्द की या किसी प्रोविजन की क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है, कहां पर? एक स्पेसिफिक प्रोविजन में, तो उसकी डेफिनेशन कहां मिलेगी हमको? जनरल क्लॉजेस में। कहां मिलेगी? जनरल क्लॉजेस में, क्योंकि वहां जनरल वर्ड्स है बहुत सारे जो हर सेंट्रल एक्ट में यूज किए जाएंगे। व्हाट इज सेंट्रल एक्ट? सर वो कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, वो कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है और जिसका इंप्लीमेंटेशन पूरे देश में होता है। फटाफट पढ़ेंगे हम लोग, मैं ऊपर भी पढ़ाऊंगा, अभी पहले मैं आपको लेके आ रहा हूं कि सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या होता है। चलो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सेंट्रल एक्ट क्या है? फटाफट पढ़ेंगे। सेंट्रल एक्ट कौन से होंगे? पहला, एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड अंडर द सेंट्रल एक्ट, है ना। इंडियन पार्लियामेंट के बनाए हुए हर कानून को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल एक्ट। दूसरा, एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर पास बिटवीन 15 अगस्त 1947 एंड 26 जनवरी 1900। अब सुनो, ये कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? भारत सरकार को 1947 के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले क्या बोला जाता था? डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है वन हु हैज द पावर टू मेक रूल्स एंड लॉज। वन हु हैज द पावर टू मेक रूल्स एंड, आई रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आजादी मिलने के पहले भी बहुत सारे कानून बनाए गए जिसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। प्री इंडिपेंडेंस लॉज। आजादी के बाद भी बनाए गए, क्या बोलेंगे? और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल भी बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले और आजादी के बाद जो कानून बनाए गए, उस सरकार को क्या बोलते हैं? डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? डोमिनियन लेजिस्लेचर। डोमिनियन का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्या बोलेंगे? वन इज द पावर टू मेक रूल्स एंड लॉज। और जल्दी पढ़ो क्या लिखा है? एक्ट पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल एक्टिंग इन ए लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। द एक्ट डज नॉट डिफाइन एनी टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब कोई जमीन, मतलब बाउंड्रीज को लेके कोई वो नहीं है, मतलब सरकार के बनाया कानून हर जगह पर लागू होंगे, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज में भी आ जाएंगे। अब सुनिए पूरी बात को, इधर ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद जो कानून बनाए गए उसको कौन सा एक्ट बोलेंगे?
सेंट्रल एक्ट किसने बनाया? आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलेंगे। इंडियन पार्लियामेंट ने। किसने बनाया? इंडियन पार्लियामेंट ने। क्लियर है यहाँ पर। फिर कुछ ऐसे कानून जो कब बनाए गए? 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच। किसने बनाया? डोमिनियन लेजिस्लेचर। किसको बोलते हैं लेजिस्लेचर? वन हु मेक द लॉज। और डोमिनियन का मतलब क्या होता है? वन हु हैज द पावर टू मेक द लॉज। तो किसके पास पावर था 47 और 50 के बीच में? भारत सरकार। किसके पास में था? क्योंकि संविधान आया नहीं था इसलिए उनको क्या बोलते थे? डोमिनियन लेजिस्लेचर। और कुछ कानून जो कब आए? कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले। सुनेंगे पूरी बात को सुनेंगे। आजादी मिलने के बाद ऐसी कुछ जगहें रह गई थी जहां पर अंग्रेजों का शासन था। उनका शासन कब छूटा? धीरे धीरे। 1950 के बाद भी कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर अंग्रेज रह रहे थे, धीरे धीरे शासन छोड़ा। तो 1947 और 1950 के बीच में जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, तो जिस पद ने उस कानून को बनाया, उस पद का नाम है गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव। एक ऐसा आदमी जो लेजिस्लेटिव पावर लेके बना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कौन से 3 सेंट्रल एक्ट की बात हो रही है? जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद आया। फिर सेंट्रल एक्ट किसको बोल रहे हैं? जो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में आया, जो भारत सरकार बना रही है, जिसका नाम क्या बोल दिया हमने? डोमिनियन। और मैंने क्या बोला? आजादी मिलने के बाद ऐसी कई जगहें थी जहां भारत सरकार को पूरी तरीके से हक, पावर नहीं मिला था। तो जो लोग वहां कानून बना रहे थे, अभी भी वहां अंग्रेज थे, उनका नाम क्या था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल या फिर गवर्नर जनरल। एक ऐसा गवर्नर जनरल जो किस कैपेसिटी में काम कर रहा था? लेजिस्लेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव? वन हु हैज द पावर टू मेक रूल्स एंड लॉज। तो अगर तुमसे किसी ने भी पूछा कि सेंट्रल एक्ट का मतलब बताओ, तो पहले हिंदी में अपने दिमाग में क्या बोलोगे? सेंट्रल एक्ट मतलब वो जो कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल एक्ट कौन कौन बनाएगा? तो तुम्हारे जहन में क्या आएगा? इंडियन पार्लियामेंट। कौन बनाएगा? इंडियन पार्लियामेंट। बिल्कुल सर, इंडियन पार्लियामेंट बनाएगी। फिर सर कुछ ऐसे कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले बट आजादी मिलने के बीच में बनाए गए, उन 3 सालों में। तो उस कानून को बनाने वाली इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था? डोमिनियन लेजिस्लेचर। जो इंडियन पार्लियामेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी। कौन थी? इंडियन गवर्नमेंट। और लास्ट क्या बताया मैंने आप लोगों को कि आजादी के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले ऐसी कुछ जगहें थी जहां पर इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से नहीं आ पाई थी। तो वहां पर कौन कानून बना रहा था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल एक्टिंग इन। इन्हें भी कौन से एक्ट बोले जाएंगे? सेंट्रल एक्ट। कौन सा एक्ट बोले जाएंगे? सेंट्रल एक्ट। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऐसे कानून जो कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो कानून किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? इंडियन पार्लियामेंट। दूसरा डोमिनियन लेजिस्लेचर बिटवीन 15 अगस्त और 26 जनवरी 47 से 50। और वही 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में कुछ जगह ऐसी थी जहां सरकार, भारत सरकार अपने पैर नहीं पसार पाई थी। तो कौन कानून बना रहा था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल और द गवर्नर जनरल एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। इनको क्या बोला जाएगा? सेंट्रल एक्ट। क्या बोला जाएगा? सेंट्रल एक्ट। जो पूरे देश पर एप्लीकेबल होंगे, पूरे देश पर एप्लीकेबल होंगे। किसी भी कानून को बनाया जाता है, मेरे साथ ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। हर कानून को बनाने के पीछे एक पर्पस होता है। जीएसटी लाया गया फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन इफेक्ट को खत्म करने के लिए कि एक ही चीज पर बार बार टैक्स। और समझने में क्या बोल रहा हूं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया टू गिव जस्टिस टू दी कंज्यूमर्स। देयर इज ए पर्पस। उस पर्पस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, प्रियम्बल। क्या बोलेंगे? जल्दी से पढ़ो, ये 4 लाइन खत्म हो जाएगा, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। जल्दी पढ़ो। मैं लिखा है एवरी एक्ट हैज ए प्रियम्बल। उस प्रियम्बल जो पहले पेज में लिखा होता है, फर्स्ट पेज में क्या लिखा है? उस फर्स्ट पेज में उस एक्ट की, उसको दायरा क्या है, फिर उसका पर्पस क्या है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ। मतलब क्या हुआ? अगर तुमको कानून को समझना है तो तुम उसके प्रियम्बल को पढ़ लो। किसको पढ़ लो? जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है? क्या है बताओ? सिक्युलरिटी। याद है कुछ आ रहा? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। पढ़े हो कि नहीं? पढ़ो यार आप लोगों ने। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ हुई, हमको ऐसा लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो प्रियम्बल के अपोजिट जा रही है। किसके? प्रियम्बल के। तो प्रियम्बल को चेंज करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को। किसको चेंज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या लिखा है इसमें? व्हेन देयर इज एनी अनक्लियरिटी इन अंडरस्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट,
प्रीएम्बल इज एक्सेप्टेड इज ए वे टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्ट। अगर तेरे को एक्ट को समझना है, तेरे को एक्ट को समझना है, किसी शब्द से तू एक्ट को समझ नहीं पा रहा है तो किसको पढ़ ले, उसके प्रीएम्बल को। किसको पढ़ लो? प्रीएम्बल को। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। यहां से पढ़िए, यहां से। वेयर अ वर्ड और फ्रेज हैज मोर देन वन मीनिंग, डाउट राइजेज हो रहा है कि उसकी मीनिंग है क्या, तो हम कौन सी मीनिंग लेंगे? जल्दी बोलिए। जो मीनिंग किसके अंदर आएगी? प्रीएम्बल के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? प्रीएम्बल। एक और चीज शॉर्ट में पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है? प्रीएम्बल टू एन एक्ट डिस्क्लोज द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। बराबर है ना? और हम लोग कब यूज करेंगे प्रीएम्बल को? जो लैंग्वेज क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। क्या नहीं है? अ प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द इनेक्टमेंट। प्रीएम्बल में वही लिखा होना चाहिए जो प्रोविजन कहना चाह रहे हैं। प्रीएम्बल में वही लिखा होना चाहिए जो प्रोविजन कहना चाह रहे हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूं बार-बार। फटाफट पढ़ लो बेटा एग्जांपल, जल्दी से पढ़ो। क्या लिखा? फोर्थ एग्जांपल जल्दी पढ़ो। क्या बोल रहा है प्रीएम्बल? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। वो क्लियरली बोल रहा है कि 3 प्रकार के लॉ बनाए जाएंगे। 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला प्रोमिसरी नोट को लेके, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक को लेके। तो मतलब अब तुम लोग ये लॉ पढ़ोगे जब, तो अंदर ये तीनों का जिक्र ही होगा। कौन सी 3 चीजें? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। बस इसको ध्यान रखिए। क्या बोलता है प्रीएम्बल कंपनीज एक्ट का? ये अपन ने पढ़े, फाउंडेशन में पढ़े। क्या लिखा है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट, बहुत सारे लॉज को इंक्लूड कर लेता है, एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। याद है पहले पेज में पढ़े थे कि बैंकिंग कंपनीज भी आती हैं उसमें, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं। कंसोलिडेट कर लिया उसने लॉज को। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट? तो तुम क्या बोलोगे? प्रीएम्बल 3 चीजें बताता है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, पर्पस। जब किसी वर्ड की या किसी प्रोविजन की मीनिंग क्लियर नहीं है तो हम लोग किसको रिफर करेंगे? प्रीएम्बल को। और प्रीएम्बल से ही एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मगर प्रीएम्बल में ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको जो प्रोविजन को क्या करे? ओवरराइड करे। क्या करे? ओवरराइड करे। प्रीएम्बल कौन सा इंटेंशन बता रहा है आपको? प्राइमरी इंटेंशन। कौन सा इंटेंशन बता रहा है? प्राइमरी इंटेंशन। किसका प्राइमरी इंटेंशन बता रहा है? लेजिस्लेचर का। किसका? लेजिस्लेचर का। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है क्या कुछ? मीन्स एंड इंक्लूड। मीन्स का मतलब क्या होता है? जब कोई डेफिनेशन में मीन्स लिखा है, व्हाट इज दैट मीन? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एनी प्रीवियस लॉ। हाँ नहीं, मगर इसका मतलब एक से ज्यादा मीनिंग है। एक से ज्यादा मीनिंग है। बोलते हैं कंपनी का मतलब ये भी है और कंपनी का मतलब वो भी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। कुछ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है और कुछ इंक्लूड्स होती है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? जिनकी मीनिंग खत्म, एक लाइन में डेफिनेशन खत्म और मीनिंग भी खत्म। और इंक्लूड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे चीजों के। जैसे एग्जांपल, शेयर का मतलब क्या होता है? इज इट पार्ट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और इंक्लूड स्टॉक। इसको कौन सी डेफिनेशन बोलेंगे? इंक्लूड्स। कौन सी बोलेंगे? और मीनिंग का मतलब क्या होगा? एक लाइन में मीनिंग खत्म, फिनिश हो जाती है पूरी। जैसे पब्लिक कंपनी इज ए प्राइवेट, क्या नहीं, पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये मीनिंग है उसकी, खत्म हो गई, फिनिश हो गई बात। पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। फिनिश हो गई। आपको डायरेक्ट एग्जांपल बोलेगा बेटा, फटाफट पढ़ते चलो मेरे साथ एग्जांपल। एग्जांपल 9 क्या बोल रहा है? सर कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन मींस में। व्हाट इज मींस में? कंपनी का मतलब वो है जो, जल्दी बोलो, जो आज के कानून के हिसाब से बनी और प्रीवियस कानून खत्म, कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा है। दूसरा किसकी डेफिनेशन बोल रहा है? डायरेक्टर की। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? बोर्ड ऑफ। और कुछ डेफिनेशंस क्या करेंगी? जल्दी बोलिए, क्या करेंगी? इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगी? इंक्लूड। तो इंक्लूड की डेफिनेशन फटाफट पढ़ लो, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी बोलो। क्या लिखा? डिबेंचर डिफाइन इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड कर रहा है वो? डिबेंचर स्टॉक भी है, बॉन्ड भी, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो क्या शो कर रहा है? एविडेंस ऑफ डेट। उस डेट पर क्या क्रिएट होगा? चार्ज। कभी चार्ज क्रिएट होता है, कभी चार्ज क्रिएट। कौन सी डेफिनेशन बोलेंगे इसे? इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव। इसमें बहुत सारे शब्दों को जोड़ा गया है। इसका मतलब जो लेजिस्लेचर था वो खुद कंफ्यूज था कि डिबेंचर बोलूं किसको। ठीक है, क्लियर है? जैसे आप लोग को पढ़ते हैं ना टेक्स्ट में, पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन में कितने सारे लोग आते हैं ना, 5-6 लोग। तो कौन सी डेफिनेशन होगी? इंक्लूसिव। कौन सी डेफिनेशन होगी? इंक्लूसिव। सिर्फ नेचुरल पर्सन आता है क्या पर्सन में? नहीं सर, काफी सारे पर्सन आते हैं।
शेयर के डेफिनेशन पढ़ लो बेटा फटाक से, क्या लिखा 24 में? शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स। क्वेश्चन आया अगर नीतीशा ऐसी डेफिनेशन बताइए जहां पर मींस भी है और इंक्लूड्स भी है, जहां मायने भी बता रहा है और कुछ चीजों को इंक्लूड भी कर रहा है। तो शेयर क्या बता रहा है? शेयर का मतलब क्या है? जो शेयर कैपिटल का हिस्सा है। और क्या बोलता है इसमें क्या इंक्लूड कर लेंगे? स्टॉक। तो दोनों आ गए ना, मीनिंग भी आ गई और उसका इंक्लूजन भी आ गया, मीनिंग भी आ गई और उसका इंक्लूजन भी आ गया। ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग। शैल को मे कब लेंगे और मे को शैल कब लेंगे? मे को शैल कब लेते हैं? जब देयर इज ए कंपल्शन एंड दैट। फटाफट पढ़ लो ये लोग, फटाफट पढ़ो क्या लिखा है। मे को शैल कब लेंगे? जल्दी पढ़ो क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ो। सेक्शन 3 बोलता है कंपनी सेट का कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी सो दैट मे बी कंसीडर्ड इज शैल। अबे मे थोड़ा ना होगा हमेशा, वो बोल रहा है कंपनी को भी लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म किया जाएगा। वो कंपनी के लिए, लॉफुल पर्पस के लिए तो बहुत सारी चीजें एस्टैब्लिश होती है ना, पार्टनरशिप भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है। तो यहां मे को हम लोग क्या लेंगे? जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। हियर द वर्ड यूज मे शैल बी रीड एज शैल। और शैल का मतलब क्या होता है बेटा? मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। कंपल्शन। क्या होगा? कंपल्शन। जल्दी पढ़िए एग्जांपल 15, फटाफट पढ़िएगा लिखा है। दैट जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रोसीडिंग्स हैं उसमें साइन चाहिए, ठीक है? कौन करेगा वो साइन? बोलो कौन करेगा? केएमपी करेगा। कौन करेगा? केएमपी। यहां लिखा मे, क्या लिखा है? मे। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो क्या बोल रहा है वो? इस मे को आप मे ही रहन देंगे, इस मे को आप मे ही रहन देंगे, इसको आप कंपल्शन नहीं बनाएंगे। अपन याद पढ़े थे, अगर कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर अगर कंपनी का सिग्नेचर नहीं है तो इन लोगों का साइन रहेगा। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे नॉर्मली क्या होता है? कॉमन सील होती है। अगर वो नहीं होगा तो इन लोगों का साइन होगा। अपन ने याद पढ़े थे, अगर वो नहीं हुआ तो मतलब मे ही हुआ ना, अगर वो नहीं हुआ तो इनका सिग्नेचर होगा केएमपी का। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये मैंने उस दिन पढ़ाया था क्लास में, ये शब्द पढ़ाया था। क्या था इसका मतलब? एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? जो तेरे को सच लग रहा है, व्हाट यू बिलीव जस्ट से इन राइटिंग। कोर्ट क्या बोल रहा है? तेरे को जो भी चीज सच लग रही है तो उसको क्या में दे? राइटिंग में दे। क्या लिख रहा है बेटा? एफिडेविट मीन्स अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू, जल्दी बोलो, अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ। कसम वसम मत खा, कसम स्वेरिंग मतलब कसम, कसम वसम मत खा। तो एक काम कर, मेरे को लिख के दे दे, अफर्म कर दे कि जो तू बोल रहे तेरी उम्र 18 है तो लिख के दिखा, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे। अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन अलाउड अफर्मिंग और डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। अब जनरल लैंग्वेज में क्या मतलब है उसका? एफिडेविट इज ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म बाय ओथ, शपथ लिया आपने, एन अफर्मेशन फॉर यूज एज ए एविडेंस इन द कोर्ट और बिफोर एनी ऑथोरिटी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। बोले आप इंडियन नहीं हो, हमको प्रूफ करिए आप इंडियन है। तो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जैसे पासपोर्ट आप सबमिट कर रहे हैं तो बाजू में एक एफिडेविट भी रहेगा। ये जो पासपोर्ट है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो मेरी है। सो व्हाट यू आर डूइंग बताइए? अ रिटन स्टेटमेंट एंड यू आर टेकिंग अ स्वेरिंग, मतलब आप एक शपथ ले रहे हैं वहां पर कि इसमें जो भी लिखा है वो सब सच लिखा है, जो भी लिखा है वो सब सच लिखा है। दैट इज कॉल्ड एफिडेविट। क्या बोलेंगे इसे? और इसमें नोटरी की साइन होती है। किसकी साइन होती है? नोटरी की साइन होती है। वो और ऑथेंटिकेट कर देता है कि जो लिखा है वो सही लिखा है। अब भी देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन, पढ़ डालो फटाफट। क्या लिखा 3(7) में? जल्दी पढ़ो। सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जल्दी बोलो डेफिनेशन क्या बोलता है हर्षिता? सर दोनों डेफिनेशन होगी इसमें, मीनिंग भी आ गई और इंक्लूड भी आ गया। आया कि नहीं आया? सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या होता है? जो एक्ट किसके द्वारा बनाए गए हैं? पार्लियामेंट के द्वारा। मगर ऐसे भी कुछ एक्ट है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए तो नहीं गए बट हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जल्दी पढ़ो क्या क्या लिखा है। अब भी बताया मैंने। बताओ जानवी, डोमिनियन लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलेंगे। कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आजादी के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले कानून बनाती थी उसे हम क्या बोलते थे? डोमिनियन लेजिस्लेचर। डोमिनियन का मतलब क्या बताया मैंने आपको? द पावर टू मेक रूल्स और लॉज। वेरी गुड यार। और मैंने क्या बताया था? आजादी मिलने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले हर जगह भारत सरकार का रूल नहीं था। कुछ जगह तब भी अंग्रेजों के
कब्जे में थी, तो अंग्रेजों के द्वारा भी बहुत सारे कानून बनाए जा रहे थे। तो वहां पर एक पद था जो कानून बनाता था, उस पद का नाम क्या? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग इसको एक चार्ट बनाएंगे, आपको एक कॉपी निकालिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। हॉरिजॉन्टल बनाना, हॉरिजॉन्टल, ऐसे यहां पर सीजी लिख दो और ऐसे करके चार्ट बनाओ, ठीक है। कितना बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा, कितने आ जाएंगे, 1 2, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद का है ना, एनीथिंग रिलेशन डन और टू बी डन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बी, तो एक काम करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे ए, उसके अंदर आएगा 1 और 2, और यहां ऊपर लिख दीजिए बी, और उसमें आ जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने ए लिखा होगा, लिखा है, ए के नीचे जो 1 है, 1 के नीचे क्या लिखना है, तो 1 के नीचे ये लिखिए, पहले ए के बाजू में लिखो, ये ए के बाजू में लिखो, जल्दी लिखिए ए के बाजू में, सबसे ऊपर में, एनीथिंग डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनीथिंग, किसी भी प्रकार का कानून बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले कौन लोग कानून बना रहे थे, गवर्नर जनरल। कौन बना रहे थे, गवर्नर जनरल। तो क्या सिर्फ गवर्नर जनरल ही कानून बना रहा था कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले, तो आंसर है नो सर, हमने बहुत सारे पावर भारत सरकार को भी दिए थे, भारत सरकार को भी दिए थे। उसका एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, भूलना मत अभी, ठीक है। आपने ए में क्या लिखा, ये ऊपर वाला पॉइंट, फिर 1 में क्या लिखोगे ये, और 2 में ये, जल्दी फटाफट लिखेंगे, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं क्या है, मैं बोलते चलता, हाँ चार्ट के फॉर्म में लिखना है, लिख, जैसे यहां पर ये ए लिखा हो ना मैंने, तो वहां पर आ जाएगा बेटा ये वाला पूरा पैराग्राफ। फिर 1 और 2 में समझ गया क्या लिखना है, 1 में ये और 2 में ये। एक कौन से कानून की बात हो रही है बच्चों, जो कब आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले किनके कानूनों को सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बोला जाएगा। सबसे पहला नाम वहां पर क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वहां लिखा हुआ है ना, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। दूसरे में लिखा है इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। फिलहाल समझाता हूं आपको, मैं लिखते हैं। 1935 में अंग्रेजों ने
एक एक्ट हमें बना के दिया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें इन्होंने इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। एग्जांपल देता हूं, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, नॉर्थ प्रोविंस ऊपर के स्टेट्स आ गए, साउथ प्रोविंस मतलब प्रोविंशियल स्टेट्स, इसमें से कुछ याद है आपको, ये प्रोविंस हो गए मतलब ये सरकार के अंडर थे, और कुछ होती थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या होता था, राजाओं महाराजाओं के अंदर। किसके अंदर होती थी, राजाओं महाराजाओं के अंदर। जैसे एग्जांपल अजमेर, जयपुर, भोपाल, जम्मू एंड कश्मीर। तो बोलता है, अब सुनो दूसरी बात, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मतलब भारत सरकार को पावर दिया गया क्या बनाने के लिए, सेंट्रल एक्ट बनाने के लिए। किससे रिलेटेड, तुम्हारी जहां पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, तुम्हारी जहां पर प्रोविंस है, और द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी गिवन टू इट अंडर द सब सेक्शन। तो उस जगह पर, उस प्रोविंस पर जो भी कानून बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपको ध्यान होगा, आपने 12th में भी पढ़ा है, आरबीआई आया था 1935 को, याद आया क्या। जैसे ही ये एक्ट आया तो भारत सरकार ने सबसे पहले क्या बनाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि भाई सबसे पहले हमारा खुद का एक बैंक होना चाहिए। तो अगर तुमसे किसी ने भी पूछा कि आरबीआई कौन से एक्ट के अंदर आया, तो आंसर क्या बोलोगे, सेंट्रल एक्ट। कौन से गवर्नमेंट के अंदर आया, तो क्या बोलोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस गवर्नमेंट का नाम क्या था, तो क्या बोलोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हुआ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन। दूसरा, कुछ ऐसे लोग, ध्यान देना बेटा प्लीज, कुछ ऐसी जगहें थी बेटा जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी। तो क्या हुआ, उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया। देखो उस बंदे का नाम क्या है, चीफ कमिश्नर। क्या है, चीफ कमिश्नर। तो उस पर छोड़ दिया कि तू संभाल उस स्टेट को, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आपने चीफ कमिश्नर का वहां मतलब मायना क्या लिखना, लिखो, ही इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, ही इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एलजी ऑफ, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एलजी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 3 लोगों के कानून हो गए जो आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूं। कौन कौन से, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। सर एक ये क्या है, बोलो, गवर्नर जनरल इन काउंसिल कब था ये, 47 के बाद और 50 के पहले। दूसरा कौन था, सर 47 के पहले भी तो बहुत सारे कानून बनाए गए ना, किसने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन से एक्ट में, 1935 में। कहां बनाए वो कानून उन्होंने, क्या पूरे देश में बनाए, तो आंसर है नो। कहां बनाए, जो स्टेट्स उन्हें दी गई थी उस स्टेट्स को क्या बोलते थे, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। फिर क्या हुआ, सर कुछ ऐसी जगहें थी जहां ब्रिटिशर्स का भी डायरेक्ट कंट्रोल, तो वहां किसको बिठा दिए इन लोगों ने, चीफ कमिश्नर। किसको बिठा दिए, चीफ कमिश्नर। तो इन तीनों के द्वारा बनाए हुए कानून को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। अब आ जाओ नीचे, बी वाला लिखिए, बी। और यहां इसको अंडरलाइन करना, बी के ऊपर देखो, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। सबसे पहला नाम दिया है वहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है, हम लोग किसके हिसाब से कानून बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कौन बनाएगा वो कानून, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी। व्हाट इज दैट मीन, या तो राज्य सरकार बनाएगी, या राज्य सरकार ने पावर जिसको दिया है वो बनाएंगे। तो राज्य सरकार के पावर जिसके पास है उसे भी सरकार का ही अंग माना जाएगा। लिख लिए। भारत सरकार ने इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया था स्टेट्स में। स्टेट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो पार्ट सी में ध्यान देना, पार्ट सी में वो स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे। कौन से स्टेट थे, राजाओं के द्वारा कंट्रोल थे, एंड चीफ कमिश्नर्स। किसका बोला मैंने, चीफ का। पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट था, अंडमान एंड निकोबार। ना लिखा है पार्ट डी, यहां पर अगर लिखा है पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट था, क्या लिखा है, अंडमान एंड निकोबार। और जो बंदा उस पर रूल करता था उसका नाम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलते थे उसे, एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर पार्ट सी लिखा है आपके सामने, दिख रहे हो आप लोग, मिला बेटा। पार्ट सी के बाजू में लिख लो प्रिंसली स्टेट्स, एग्जांपल लिख लीजिए प्रिंसली स्टेट्स का, भोपाल, अजमेर, दिल्ली, बिलासपुर। भोपाल, अजमेर, दिल्ली, बिलासपुर। ठीक है, यहां पर साफ साफ क्लियरली लिखा है कि पार्ट सी में कौन सी स्टेट्स हैं, जो कौन रूल कर रहा है, चीफ कमिश्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट और अदर ऑथोरिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी गिवन टू हिम। 3 लोगों के नाम लिखे हैं वहां पर, फटाफट देखेंगे कौन कौन है, चीफ कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट। यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक ही नाम लिखना है आपको, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। कौन रूल कर रहा है उसको, एडमिनिस्ट्रेटर। कौन रूल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, अपॉइंटेड बाय सीजी, अपॉइंटेड बाय सीजी। कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले पार्ट सी स्टेट्स को कौन रूल कर रहा था, चीफ कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग। ओनली नेबरिंग स्टेट, जिस जगह पर रूल चल रहा था तो उसके लोग रूल नहीं करते, बाजू वाला स्टेट रूल करता था उस पर, है ना, जो उसके बाजू में स्टेट हो। फॉर एग्जांपल दिल्ली के आजू बाजू में जितनी भी जगहें थी कौन रूल करता था, दिल्ली रूल करता था उस पर, ऐसा है। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया वो सब किसके अंडर में आ गया, प्रिंस के अंदर में आ गया। जो प्रिंस थे वहां के उनको दे दिया गया। और फिर थोड़े सालों बाद क्या वो प्रिंस ने किसको दे दिया, वो सब पार्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसको दे दिया, गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल जम्मू कश्मीर की स्थिति तो हमको पता है ना, एक राजा के अंदर थे, हाँ, तो वो राजा के अंदर आजादी के बाद भी थी। फिर राजा ने क्या बोला, ठीक है मैं आपको देता हूं बट शर्तों के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट किसे बोला जाएगा, तो पहला आपने नाम क्या बोला, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। फिर क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द ऑथोरिटी, मतलब ऐसे लोग जो राज्य सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरा क्या बोला, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी स्टेट्स है। तो पार्ट डी में मैंने बता दिया आपको कौन सी स्टेट है, एक ही है, कौन सी, अंडमान एंड निकोबार। पार्ट सी में क्या बोला मैंने, कौन सी स्टेट्स है, जहां चीफ कमिश्नर रूल कर रहे हैं और प्रिंस रूल कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स क्या बोलते हैं इसे। अब पार्ट बी भी लिख लो एग्जांपल में, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स एग्जांपल में डाल दीजिए। देखिए लिया हुआ है, ठीक है, आ गया, पढ़ो फटाफट क्या लिखा। पार्ट ए में क्या लिखा है, पार्ट ए स्टेट्स विच वर द फॉर्मर, कौन है इसमें, फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने रूल किया। किसने रूल किया है, अब ब्रिटिश इंडिया का मतलब समझो, इधर सुनो, ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो इंडियंस है बट किसके अंदर काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अंदर। किसके अंदर, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसे रूलर जो इंडियंस है बट किसके अंदर काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स।
कौन किसने रूल किया इसमें? गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। नाम देख लो स्टेट्स के, कौन कौन से पार्ट है स्टेट्स से, फटाफट देखो। असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को पहले क्या बोलते थे? फॉर्मरली सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। पंजाब को पहले क्या बोलते थे? फॉर्मरली ईस्ट पंजाब, फिर वो पाकिस्तान बना तो फिर वो डिवाइड हो गया। उत्तर प्रदेश पहले क्या होता था? यूनाइटेड, क्योंकि उत्तराखंड भी था ना इसमें, उत्तरांचल सब आ गया था। एंड वेस्ट बंगाल। कौन रूल कर रहा है इसमें? जल्दी बोलो। गवर्नर कौन, किसके द्वारा अपॉइंटेड है? प्रेसिडेंट के द्वारा, और राज्यसभा के द्वारा, विधानसभा। पार्ट बी में कौन है? सर इसमें बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स है। जो कौन रूल करता था? देखो, राज प्रमुख। कौन रूल करता था? राज प्रमुख, जो उस जगह का रूलर होता था। इसको भी कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन से स्टेट थे? फटाफट पढ़ लो। हैदराबाद, नाम याद है? निजाम ने रूल किया है। फिर जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर में भी कोई राजा है, मेरे को मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड ट्रेवेंकोन, कोचीन। ये सब कौन सी स्टेट्स हो जाएंगी? पार्ट बी। किसके अंदर थी? राजाओं के अंदर थी। किसके अंदर थी? राजाओं के अंदर। फिर पार्ट सी में आ जाएंगे, जिसमें कौन रूल कर रहा था? देखो, फॉर्मर चीफ कमिश्नर। जब भी पढ़ाया मैंने, किसने अपॉइंट किया था? ब्रिटिशर्स ने। और इसमें कुछ क्या थी? सम प्रिंसली स्टेट्स, ऊपर जो नहीं आई थी वो नीचे आ गई थी। किसने अपॉइंट किया था? जल्दी बताओ। ईच वॉज गवर्न्ड बाय चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सी कितनी स्टेट्स है? देख लो, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो जो ऊपर छूट गई थी कुछ प्रिंसली स्टेट्स, उसको हमने नीचे पार्ट सी में ला दिया, क्योंकि इसको कौन रूल कर रहा था? चीफ कमिश्नर्स। कौन रूल कर रहे थे? चीफ कमिश्नर्स। मैं समझाता हूं आपको, सुना, पूरी बात सुना। ओए, कुछ ऐसी स्टेट्स जो राजाओं के द्वारा रूल की जा रही थी, तो उसको हमने काय में डाल दिया? पार्ट बी में। किसमें? पार्ट बी में। बट कुछ ऐसी स्टेट्स जो राजाओं के द्वारा रूल की जा रही थी, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इनसे नहीं संभलेगा, कहीं लड़ाइयां ना करवा दे, तो उन्होंने किसके अंडर डाल दिया उसको? चीफ कमिश्नर के अंदर। किसके अंदर? तो अगर लॉजिकली समझाऊं तो पार्ट बी में जो स्टेट्स है वो पूरी तरीके से किसके अंदर है? राज प्रमुख। पार्ट सी में जो स्टेट्स है वहां पर भी एक राजा है, बट वो किसके अंदर है? चीफ कमिश्नर। किसके अंदर है? चीफ कमिश्नर। ध्यान दीजिएगा, ये सेंसिटिव इलाके थे ना, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, सेंसिटिव इश्यूज थे। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पार्ट ए में कौन? जल्दी बोलो। पार्ट ए में कौन है? गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्ट बी में कौन है? ऐसी स्टेट्स जो पूरी तरीके से किसके अंदर है? राज प्रमुख। पार्ट सी में कौन सी स्टेट्स है? सर ये भी राज प्रमुख के अंदर आती है, बट राज प्रमुख इतना एबल नहीं था कि वो इनको संभाल पाए, तो किसको अपॉइंट कर दिया आपने? फॉर्मर चीफ कमिश्नर। किसको? ऐसा व्यक्ति जो पहले उसमें रूल कर रहा था। तो बोले मेरे अंडर काम करेगा। और लास्ट में बता दिया मैंने, एक ही स्टेट है, कौन सी? अंडमान एंड निकोबार। जो बताओ कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका एक और नाम ऊपर पढ़ने पड़े, एडमिनिस्ट्रेटर। क्या पढ़े? किसने अपॉइंट किया इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने अपॉइंट किया है? तो अगर तुमको डेफिनेशन पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के चारों पार्ट का मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बताइए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे सेंट्रल मतलब पूरे इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया, तो आपने जहन में रखिए पार्ट ए में वो स्टेट्स होंगी जो किसके अंदर आएंगी? जल्दी बोलो। गवर्नर के अंदर, है ना। पार्ट बी में कौन सी होंगी? जो किसके अंदर आएंगी? राज प्रमुख के अंदर। पार्ट सी में कौन सी स्टेट्स होंगी? किसके अंदर आएंगी? ऐसे प्रिंसली स्टेट्स होंगे जो किसके अंदर आएंगे? चीफ कमिश्नर। और पार्ट डी में एक ही स्टेट है, कौन सी? अंडमान एंड निकोबार, जो किसके द्वारा अपॉइंटेड है? जल्दी बोलो। लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां रूल कर रहा है, किसके द्वारा अपॉइंटेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके अंदर? इसको एलजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो दिल्ली में भी है। हर यूनियन टेरिटरी में आपको मिलेगा एलजी। ओके, हर यूनियन टेरिटरी में। तो अगर आपको क्वेश्चन आया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, क्या आया? रीऑर्गेनाइजेशन, तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी लिख के आ जाए। रीऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपने चार्ट बनाया, ये चार्ट पूरा उतार के आ जाना है। क्या है? एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले किसको बोला जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला नाम क्या बोला मैंने? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। दूसरा नाम क्या बोला? सर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 लाया गया, उसमें जो भारत सरकार काम कर रही थी, क्या बोले थे उसमें? गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। प्रोविंसेस में बांट दिया गया था सरकार को, अभी पढ़े ना, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद में चीफ कमिश्नर्स। कौन थे? चीफ कमिश्नर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में जल्दी बोलो कौन सी स्टेट? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, या ऐसी स्टेट जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है।
फिर ऐसी कुछ जगहें थी, मैंने बताया था आपको, जो थोड़ी थोड़ी सी ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी। तो कौन वहां पर रूल कर रहा था? चीफ कमिश्नर। अगर ब्रिटिशर के कब्जे से हट गई थी तो कौन रूल कर रहा था? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और अगर ये दोनों नहीं थे तो कौन रूल कर रहा था? उनकी बाजू वाली स्टेट। बोलो ना यार, थोड़ा समझना। जैसा महाराष्ट्र एंड गोवा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, 1960 में बने ये स्टेट्स, पहले नहीं थे। 1960 में बने। पहले बॉम्बे एक अलग स्टेट था, स्टेट ऑफ बॉम्बे। फिर लड़ाई हुई कि बॉम्बे को गुजरात का कैपिटल बनाया गया। फिर नहीं, उन लोगों ने बोला नहीं, ये मुंबई में आएगा, इसलिए नागपुर कुड हैव बीन द कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्या किया आप लोगों ने? रीऑर्गेनाइज। इसलिए महाराष्ट्र और गोवा में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स। ठीक है। और पार्ट डी में कौन सी स्टेट है? एक ही है। कौन सी? अंडमान एंड निकोबार है। और कौन रूल कर रहा है उसको? एडमिनिस्ट्रेटर। ऑब्लिक में क्या लिखा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। किसके द्वारा अपॉइंटेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा अपॉइंटेड है? सेंट्रल। ये थोड़े से पेचीदा टॉपिक है, मगर एग्जाम में आया तो सिर्फ चार्ट बना के आना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बोला तो ये चार्ट बना के आ जाना। इधर क्या लिखोगे? ऊपर बोलो क्या लिखने वाले हो? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर काउंसिल था कि नहीं था भाई? अरे बोलो ना। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, तो उसमें कौन है? गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। एग्जांपल डाल देना, सेंट्रल प्रोविंस, ईस्टर्न प्रोविंस, सदर्न प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। और क्या आया जल्दी बताइए? दूसरा क्या था? चीफ कमिश्नर्स। कौन थे? चीफ कमिश्नर्स। फिर होता है आजादी के बाद, सॉरी आजादी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। तो उसमें 3 सरकारें थी। एक थी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, दूसरी कौन थी? चीफ कमिश्नर। अगर चीफ कमिश्नर नहीं थे तो गवर्नर होगा, और गवर्नर भी नहीं होगा तो बाजू वाली जो सरकार होगी वो रूल कर रही है। और लास्ट क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर, जो किसको रूल करता था? यूनियन टेरिटरीज को। किसको? यूनियन। वेरी गुड। ये आपको ध्यान रखना है जैसा मैंने बोला। और सुनो, इसका भी चार्ट ही बना के आना। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में कौन सी स्टेट्स है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कौन रूल करता था? गवर्नर। किसने अपॉइंट किया था? प्रेसिडेंट ने। और किसके द्वारा? कौन लोग थे? इलेक्टेड लेजिस्लेचर, मतलब इलेक्शन लड़के आए थे। क्या लड़के आए थे? इलेक्शंस। कौन कौन सी स्टेट थी? 3-4 नाम याद कर लो, पूरे नाम नहीं याद हो सकते आपको। कौन कौन सी स्टेट थी? आसाम, बिहार, बॉम्बे। देखो, स्टेट ऑफ बॉम्बे इज अ डिफरेंट स्टेट। मध्य प्रदेश का नाम क्या था बेटे? सेंट्रल प्रोविंस। फिर मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। पंजाब का नाम क्या था? फॉर्मरली ईस्ट पंजाब। यूनाइटेड, उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे हम लोग? यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट। पार्ट बी में कौन सी स्टेट थी जो पर्टिकुलरली राजाओं के द्वारा रूल की जाती थी? सिर्फ राजा था वहां पर, राज प्रमुख बोला जाता था उससे। कौन सी स्टेट थी? और किसके द्वारा अपॉइंटेड था वो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हैदराबाद, निजाम, जम्मू एंड कश्मीर। मेरे को एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस राजा है। मध्य भारत मतलब सेंट्रल प्रोविंस। मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स। राजस्थान, सौराष्ट्र एंड ट्रेवेंकोर, कोचीन। हरी सिंह। और पार्ट सी में कौन से स्टेट्स थे? जल्दी बोलो सर। कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स जो प्रिंस के द्वारा संभाली नहीं जा सकती थी, तो किसको अपॉइंट कर दिया? पुराने चीफ कमिश्नर्स को। कौन होते हैं चीफ कमिश्नर्स? जो बताओ कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले वहां पर रूल करते थे। तो बोले तुमसे नहीं संभलेगा तो एक काम करो, एक बंदे को अपॉइंट करो। और किसने अपॉइंट किया उसको भी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट्स है देख लो एक बार। ये थोड़ी सी बोलो सेंसिटिव स्टेट्स थी। कौन सी स्टेट्स थी? सेंसिटिव। ये राजा के कंट्रोल में नहीं आएंगे। मान लेते हैं राजा हिंदू है, पॉपुलेशन मुस्लिम एंड वाइस वर्सा, तो बोले यार तू मत संभाल भाई। हाँ, एक काम कर, एक ऐसे आदमी को बता जो न्यूट्रल है, तो उसका नाम क्या दे दिया? चीफ कमिश्नर्स। और लास्ट क्या बेटा? पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट थी, उसका नाम क्या था? अंडमान एंड निकोबार। उसका रीजन था, अंडमान एंड निकोबार में बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, तो आदिवासी लोगों की आवाज कौन सुनेगा? तो भारत सरकार ने एक बंदे को अपॉइंट कर दी जिसका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसको बोले तुम संभालो, तुम बात करो उनसे। और अंडमान एंड निकोबार को एक अलग से कैटेगरी में डाला गया क्योंकि इट इज प्योरली अ नेचुरल स्टेट। वहां पर आदिवासियों का बहुत ज्यादा दबदबा है, और उनके जो रूल्स होते हैं, मतलब उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं, वो दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनको समझने के लिए भारत सरकार खुद नहीं गई, उसने एक बंदे को अपॉइंट कर दिया, इसका नाम क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर। पुलिस भी नहीं जा सकती वहां पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे ये पार्ट छोड़ देते हैं, मैक्सिमम बच्चे। बोले कौन पढ़े? सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ा? क्या क्या पढ़ा सर? सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या होगा? ऐसे एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाए। ऐसे एक्ट जो किसने लाया? डोमिनियन लेजिस्लेचर ने, जो कब आया? 1947 के बाद और 1950 के पहले। और फिर पढ़े कि नहीं पढ़ रहे ना, ये याद करो फटाफट। चलो, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट का मतलब क्या होता है? कोई कानून कब आता है जल्दी बताइए। या तो उस पर डेट लिखी होगी,
और अगर डेट नहीं लिखी होगी तो रात को 12 बजे के बाद से, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर मिल गई ना तो रात को 12 बजे के बाद से लागू हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, बस खत्म बात, ये पूरा लिखा हुआ है। द डे ऑन विच एक्ट रेगुलेशन कम इनटू फोर्स, तो कब आएगा जल्दी बोलो, या तो डेट पर आएगा, डेट पर नहीं आएगा तो जल्दी जिस दिन प्रेसिडेंट की साइन मिलेगी रात को 12 बजे के बाद से एक्ट आ जाएगा। अच्छा एक और सुनो, एक ऑब्जेक्टिव आया आपको, क्या पूरा का पूरा एक्ट एक ही बार में इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो आंसर है नो। एक्ट में क्या होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, क्या पूरे प्रोविजन एक ही दिन इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, नो। सर नहीं, धीरे धीरे प्रोविजंस आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, कुछ अभी आएंगे, कुछ बाद में आएंगे, कुछ बाद में आएंगे, पूरे प्रोविजन एक ही दिन इंप्लीमेंट। इन डॉक्यूमेंट का मतलब मैं पढ़ा चुका था, आप लोग उसी दिन पढ़ाया था। क्या लिखा था डॉक्यूमेंट का मतलब, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, जल्दी पढ़ो। सर किसी भी प्रकार का मुद्दा जो रिटर्न है, एक्सप्रेस है, ऑन एनी सब्सटेंस, किस रूप में है, बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर्स, बाय मोर देन, या तो लेटर भी है फिगर भी है और इससे ज्यादा चीजें भी इन्वॉल्व है। क्यों यूज किया गया, इट इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच में बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ, जल्दी बोलो, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कहीं ना कहीं एविडेंस के तौर पर यूज किया जाएगा। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आ गई। डॉक्यूमेंट जल्दी बताओ एग्जांपल में क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो एग्जांपल में क्या लिखा है, एक बुक, एक फाइल, एक पेंटिंग। पेंटिंग को भी एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है, कर सकता है कि नहीं सर, बिल्कुल हो सकता है। कोई मर्डर हो गया, कोई क्राइम हो गया, अब एक पेंटिंग लिखी है, पेंटिंग के जरिए पता चल रहा है कि बच्चे ने कुछ देखा है, तो बच्चा कुछ बना रहा था, तो अगर उसका सब्सटेंस है, मतलब उसमें कोई बात है, तो एक कोरे कागज को भी आप बोलो, एक कोरे कागज पर एक बिंदु भी बना होगा तो उसे भी आप डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं, अगर वो आपके काम आ जाए। दीवार पे बनी हुई एक लाइन भी आपके काम आ सकती है, अगर वो आपको क्या देगी, एक एविडेंस देगी। क्या देगी, एक एविडेंस देगी, आपको ध्यान देना। क्लियर, कंप्यूटर फाइल्स भी आ गए इसमें, बट इसमें एक ही चीज नहीं है, क्या नहीं है, इट डज नॉट इंक्लूड इंडियन करेंसी नोट्स, इसे डॉक्यूमेंट बोला नहीं जाता। ये आपको सिर्फ ऐसा लिख के आ जाना एग्जाम में डायरेक्ट। डॉक्यूमेंट मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी मुद्दा जो उसमें क्या है, रिटन है, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड है, किस फॉर्म में, अल्फाबेट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में। दूसरा कैसे लिखा है आपने, लेटर्स के फॉर्म में लिखा है, फिगर्स के फॉर्म में लिखा है, जो मैंने आपको बता दिया, अल्फाबेट के फॉर्म में कि नंबर के फॉर्म में। कैसे, क्या कर रहे हो आप उस डॉक्यूमेंट को, क्या करने वाले हो, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या करने में, इंटेंड टू बी, कहीं ना कहीं यूज करने वाले। और लास्ट क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। इजी डेफिनेशन है, चिल्लर है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा, ऑब्जेक्टिव पूछा, क्या एक ब्लैंक पेपर भी डॉक्यूमेंट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। अगर बताइए, अगर आप उसे क्या करने वाले, यूज करने वाले, क्या करने वाले, फॉर द एविडेंस, फॉर द एविडेंस। मीनिंग ऑफ इनैक्टमेंट, सिर्फ शुरू की, सर इनैक्टमेंट का मतलब होता है किसी भी प्रकार का रेगुलेशन रूल्स, किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसे हम इनैक्टमेंट बोलेंगे। इंक्लूड एनी एक्ट, किसने बनाया हुआ है, जल्दी बोलो, यूनियन गवर्नमेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया और राज्य विधानसभा ने बनाया। इजी है डेफिनेशन, क्या बोला मैंने, इनैक्टमेंट मतलब किसी भी प्रकार का रेगुलेशन या किसी प्रकार का एक्ट किसने बनाया, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया और राज्य सरकार ने बनाया। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेंगे, कब से आता है वो, 1 अप्रैल, आप वो पढ़ लेंगे प्लीज। और अपन ने पढ़े थे, याद है, अगर कहीं कुछ और नहीं दिया है, अगर फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन इंडिया में तो हम 1 अप्रैल से ही मानेंगे, और अगर 1 अप्रैल नहीं लिखा है तो आपको, सुनिएगा पूरी बात, अगर 1 अप्रैल नहीं लिखा है तो आपको उसको 1 जनवरी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का लिखा ना। फाइनेंशियल ईयर कमेंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फेथ, नेक इरादा, नेक इरादा, मेरा इरादा नेक था। क्या लिखा है इसमें, एनीथिंग जिसको हम गुड फेथ मानेंगे, जो हमने कैसे किया है, ऑनेस्टली। अब हो सकता है या तो हमने कैसे की होगी, नेग्लिजेंटली की होगी, कैसे की होगी, व्हाट इज द नेग्लिजेंटली, केयरलेसली। क्या बोलेंगे, केयरलेसली। तो सुनो, अब जब भी ये वर्ड आएगा तुम्हारे सामने गुड फेथ, कहां पर आएगा, सर कंपनी सेट में आ सकता है, जैसे कि डायरेक्टर का गुड फेथ था कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बनाने में, तो गुड फेथ की डेफिनेशन तुमको कंपनी सेट में नहीं मिलेगी, तो कहां से उठाओगे उसको, जनरल क्लॉजेस से। कहां से उठाओगे, अपन ने क्या पढ़े जनरल क्लॉजेस के बारे में, ऐसे जनरल वर्ड्स जो स्पेसिफिक एक्ट में डिफाइन नहीं होते, तो उसकी मीनिंग कहां से उठाई जाती है, जनरल क्लॉजेस से। तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर तुम्हारा इरादा नेक है, ध्यान देना, और तुमने कोई काम किया जो क्या था, नेग्लिजेंट था, क्या था, लापरवाही थी उसमें,
अरे भाई एग्जांपल के तौर पर सिंपल सा फंडा है कि एक्सीडेंट हो गया आपका, सुनिए पूरी बात को, ठीक है, और आप उस बंदे को हॉस्पिटल लेके गए, सुनना पूरी बात को, आप उस बंदे को हॉस्पिटल लेके गए कि वो बच जाएगा, वो मर गया, तो आप गुड फेथ में थे ना, सर थोड़ा लेट हो गया जाने में, थोड़ा लेट हो गया जाने में, थोड़ा लेट हो गया जाने में, मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, हाँ सर कुछ लापरवाही हो गई, मेरा इरादा क्या था, नेक था, दैट इज गुड फेथ। तो अगर भले लापरवाही भी हो जाए बट तुम्हारा इरादा क्या है, नेक है, तो उसे गुड फेथ ही माना जाएगा, गुड फेथ ही माना। इसलिए अगर आपने गौर देखा होगा, डॉक्टर्स को हर मरे हुए आदमी के लिए कंप्लेंट नहीं की जाती, क्यों? वो क्या बोलते, मेरा इरादा तो नेकी था ना, मैं उसे बचाना ही चाहता था, हाँ थोड़ी लापरवाही हो गई, लेट लगा दिया मैंने बॉटल, लेट दे दिया दवाई, दैट इज कॉल्ड गुड फेथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड फेथ का एक और वर्ड है, कुछ याद आ रहा है आप लोग, बोनाफाइड, लिख लेना, बोनाफाइड, ये मेलाफाइड का अपोजिट होता है। किसी भी प्रकार की चीज जो आप ड्यू केयर और अटेंशन से करेंगे, जो मेलाफाइड नहीं है, उसे गुड फेथ माना जाएगा। ये डेफिनेशन पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा गुड फेथ है या नहीं। जल्दी पढ़ो क्या लिखा है, एक ऑथोरिटी है इज नॉट एक्टिंग ऑनेस्ट, अपन ने क्या पढ़े, कैसे काम करना है आपको, ऑनेस्टली काम करना है। उसको शक था किसी चीज पर, बट उसने क्या नहीं किया, बोलो डिड नॉट मेक फर्दर इंक्वायरी। तो ये डेलिबरेट है या ये मतलब नेग्लिजेंट है? डेलिबरेट है, क्या है, डेलिबरेट है ना, जानबूझ के इंक्वायरी नहीं करनी। एक शक हुआ तेरे को किसी चीज पर, बट तूने जानबूझ के इंक्वायरी, तो ये मेलाफाइड है, क्या है, मेलाफाइड है। ये पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो, क्या लिखा है, मिसाल पढ़ दे, द डेफिनेशन ऑफ डज नॉट अप्लाई टू, जहां ऑलरेडी क्या है उसकी, अगर डेफिनेशन दी हुई नहीं है तो कहां से उठाओगे, जनरल क्लॉजेस से। कहां से उठाओगे, फिर से रिपीट करता हूं, मैं आपके सामने बोलता हूं, फटाफट बोलता हूं, बोलो ऐसा एक्ट जो कैसे किया गया, ऑनेस्टली किया गया, कैसे किया गया, ऑनेस्टली, क्या लिया गया, ड्यू केयर एंड अटेंशन, भले क्या हो गया वो नेग्लिजेंट में चले गया, क्या में चले गया, नेग्लिजेंट। गवर्नमेंट की डेफिनेशन, इसमें क्या हो जाएगा, वही जो ऊपर आपने बनाया ना, ए और बी, और ए के अंदर दो और बी के अंदर, ये पूरा आ जाएगा इसमें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब क्या, कौन सी डेफिनेशन है, बोलो। मीन का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव, मायने खत्म, फिनिश, और इंक्लूड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव। जल्दी पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल मीन सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स यार, है ना, किसके द्वारा इशू की जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन एनी एक्ट और रेगुलेशन मेड बिफोर द शेल नॉट इंक्लूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी में क्या आता है, जल्दी बोलो, राज प्रमुख। राज प्रमुख के द्वारा अगर किसी प्रकार की शेयर्स या किसी प्रकार का कोई डेप्ट इशू किया गया था, उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा। अरे लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, कहीं पर लिख के रखो। पार्ट बी स्टेट, पार्ट बी राज प्रमुख स्टेट्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी पढ़ा दिया था उस दिन मैंने आप लोगों को, क्या बोला था डेफिनेशन, जल्दी बोलो सर। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या क्या इंक्लूड किया है, लैंड है सर, फिर लैंड से मिलने वाले बेनिफिट्स है, फिर लैंड से जुड़ी हुई सर क्या है, थिंग्स अटैच्ड है, और ऐसी चीजें जो परमानेंटली अटैच्ड है उससे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्या होगा परमानेंटली अटैच्ड, जैसे आप जमीन से अलग, अगर जमीन से अलग कर लोगे तो काय की डेफिनेशन में आ जाएगा, फिर तो सोगा की डेफिनेशन में आ जाएगा, मूवेबल गुड्स। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो यहाँ जितनी भी चीजें लगी हैं सब ये परमानेंटली फास्टेड है, जब तक हम इसको अलग ना कर दे, जब तक हम अलग ना कर दे, परमानेंटली अटैच्ड है। तो दो बेनिफिट, चार चीजें आ गई, लैंड, उनसे मिलने वाला बेनिफिट्स, ऐसी चीजें जो अर्थ से अटैच है, और ऐसी चीजें जो परमानेंटली अटैच है ना, द थिंग्स अटैच टू द एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। एग्जांपल दो, फ्रूट, फ्रूट लगा झाड़ पर, तो थिंग्स हो गई फ्रूट, झाड़ और अर्थ। समझा मैंने क्या बोला आपको मैं? तो अभी परमानेंट क्यों बोला मैंने उस फ्रूट को, क्योंकि अभी तक तुमने उसको झाड़ से अलग नहीं, जैसे ही तोड़ोगे काय में आ जाएगा, मूवेबल गुड्स में। काय में आ जाएगा, मूवेबल गुड्स में, आपको ध्यान, ठीक है। तो सुनिए,
एंड लिखा है, एंड का मतलब क्या होता है, चारों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा आपको। ये पढ़ लीजिए, साला उठा के पूछ देता डायरेक्ट। क्या लिखा है, राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू मे कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो किसके ऊपर से जा रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से जा रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेनिफिट्स ले रहे हैं। राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट इज ड्रेन, ड्रेन मतलब क्या होगा बोलो, पानी को खाली कर रहे ना, तो खाली करके कहीं ले जाएंगे ना। सुनो पूरी बात, तो तुमने पानी निकाला, और पानी निकाल के जब तुम ट्रेवल कर रहे हो तो तुम किस पे ट्रेवल कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तुम किस पे कर रहे हो, इमूवेबल। मगर जो पानी तुमने निकाला, कुएं से निकाला या नदी से निकाला, उसको ड्रेन खाली कर लिया ना, तो खाली करके कहीं और ले जा रहे हो ना, सो वो पानी काय में आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में। काय में आएगा, याद आ रही डेफिनेशन, सुगा में पढ़ते थे, एक्शनेबल क्लेम नहीं आते थे, याद आ रहा है क्या, और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती थी, बाकी पूरी चीजें आ जाती थी, पानी, उसमें बिजली भी आ जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी, शेयर्स भी आ जाते थे, सब कुछ। एनी मशीनरी फिक्स टू द सॉइल, स्टैंडिंग क्रॉप, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, जिसे अभी तक मैंने काटा, सब काय में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। काय में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। टिम्बर याद है, टिम्बर भी पढ़ते थे, लकड़ी का टुकड़ा, अलग कर लिए तो इमूवेबल गुड्स। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, फटाक से ध्यान दे दो। जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डेफिनेशन, ये एग्जाम में डायरेक्ट दो नंबर के लिए। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इस वर्ड को। क्या होता है, सजा मिलती है जब, किसके अंदर मिलती है, इंडियन पिनल, किसको मिलती है, अफेंडर्स को। किसको मिलती है, अफेंडर्स को। किसको मिलती है, दो प्रकार की सजा होती है, देखो इधर, पहली क्या लिखी है, बोलो क्या लिखी है, रिगोरियस। रिगोरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल, और दूसरी क्या लिखी है, दूसरी क्या लिखी है, सिंपल। तो वो जो कुछ महीनों की सजा होती है वो सिंपल हो गई, और जो 5 साल 10 साल 15 साल की सजा वो रिगोरियस, विद हार्ड लेबर, आपको अंदर काम भी करना पड़ेगा। तो मतलब क्या, सुनो इधर पूरी बात सुनो, अगर कानून में लिखा है कि इस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट होने वाला है, तो इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा वो एक्ट में लिखा रहेगा, रिगोरियस होगा या सिंपल होगा। अगर एक्ट में लिखा नहीं है तो फिर किस पे छोड़ देंगे, कोर्ट पे छोड़ देंगे। किस पे छोड़ देंगे, कोर्ट पे छोड़ देंगे। इंडियन लॉ आपको आना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इंडियन लॉ मतलब किसी भी प्रकार का एक्ट, किसी प्रकार का, सुनो ऑर्डिनेंस का मतलब आता थोड़ी डिटेल में समझाता हूं। जब सेशन पार्लियामेंट में नहीं होता, जब सेशन पार्लियामेंट में, फिर से रिपीट करेंगे, सुनो, जब लोकसभा और राज्यसभा बैठी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, साल में 3 बार मिलती है, 4 बार मिलती है, कुछ कुछ महीनों के लिए, 1 महीना 2 महीना, तो जब वो नहीं बैठेंगे पार्लियामेंट में तो क्या कानून नहीं बनाएंगे क्या, कानून तो बनाना पड़ेगा ना। तो जब कानून, ध्यान देना, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट का भी सेशन चालू नहीं है और फिर भी कानून बनाना पड़ रहा है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए कानून विदाउट पार्लियामेंट इन सेशन, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और जो कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडियन लॉ का मतलब क्या क्या होता है, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बायलॉज मतलब ओन, कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर आप इश्यू कर रहे हो। किसके सामने इश्यू कर रहे हो, जल्दी बताओ, कब इश्यू किए गए थे डॉक्यूमेंट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अंडर इश्यू किए सर, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर बहुत सारी स्टेट्स थी, तो पहले क्या लिखा है, प्रोविंस स्टेट्स काय में आती है। पार्ट बी क्यों नहीं लिया सर, अभी तो बड़ा पार्ट बी काय में आता है, राज प्रमुख में, तो उसको यहां लेने की जरूरत। पार्ट सी काय में आता है, चीफ कमिश्नर, जो कौन सी स्टेट में थे, प्रिंसली स्टेट्स में। और कौन से एक्ट को इंडियन लॉ नहीं बोला जाएगा, एनी एक्ट पार्लियामेंट ऑफ दी यूके और एनी ऑर्डर और इन काउंसिल मेड देयर सच एक्ट। भारत सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले और भारत सरकार के बनाए हुए कानून कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद क्या बोला जाएगा, इंडियन लॉ। क्या बोला जाएगा, अच्छा सॉरी बात, अभी हम लोग कोई कानून लाते तो उसे इंडियन लॉ बोलते हैं कि सिर्फ लॉ बोलते हैं, सिर्फ लॉ, बताने की जरूरत नहीं बार बार, क्यों, क्योंकि पता है इंडियन गवर्नमेंट ला रही है। इंडियन लॉ का मतलब होता है आजादी मिलने के पहले बहुत सारे लॉ भारत सरकार भी बनाती थी और बहुत सारे लॉ राजा भी बनाते थे और बहुत सारे लॉ ब्रिटिशर्स भी बनाते थे। तो जो सिर्फ भारत सरकार बनाती थी उसको हम क्या बोलते थे, इंडियन लॉ। क्या बोलते थे, तो इंडियन लॉ की डेफिनेशन किससे रिलेटेड होगी,
कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले जो कानून किसके द्वारा बनाए गए? भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कौन सी दो स्टेट्स में? पार्ट ए स्टेट्स और पार्ट सी स्टेट्स। पार्ट ए में कौन ने बनाया? गवर्नर। किसने, कौन अपॉइंट किया था? किसको अपॉइंट, किसने अपॉइंट किया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। और पार्ट सी में कौन थी? प्रिंसली स्टेट्स। किसको कौन संभाल रहा था? फॉर्मर चीफ कमिश्नर। कौन संभाल रहा था? फॉर्मर चीफ कमिश्नर। मंथ हम लोग ब्रिटिश कैलेंडर से लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको जमीन से अलग कर लिया। इसमें 3 चीजें नहीं आती। कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं? बोलो। एक्शनेबल क्लेम, कुछ याद आ रहा है क्या? एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी और करेंसी, लीगल टेंडर मनी। ओथ का मतलब क्या होता है? सुना है वर्ड ओथ? ओथ ओथ ओथ, शपथ। क्या लिया? ओथ इंक्लूड, देखो क्या लिखा है, अफर्मेशन एंड, अब बताओ, अब भी ऊपर पढ़ा है तुम लोगों ने एफिडेविट, अब भी ऊपर बताया मैं शपथ लेता हूं कि भैया मैं इस देश के संविधान को फॉलो करूंगा। इट इज मोर लाइक अ, अरे समझ रहे हो क्या? जब मिनिस्टर्स होते हैं, कोई गवर्नमेंट आदमी होता है, तो वो ओथ लेता है। तो वही आपने कसम को क्या नाम दे दिया? ओथ। जब कोई आदमी कोर्ट में गवाही देने जा रहा है तो वो क्या लेता है? कसम खाता है। तो कसम को नाम क्या दे दिया? स्वेरिंग। और जब कोई आदमी कोर्ट में कुछ फाइल कर रहा था, उसी को क्या नाम दे दिया आपने? एफिडेविट। तीनों के मायने एक ही हो गए। तो बोलता है कसम खाने के अलावा जो 2 चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक का नाम क्या दे दिया? ओथ, और दूसरे का नाम क्या दे दिया? बोलो एफिडेविट। क्या नाम दे दिया? एफिडेविट। ओथ कौन लेता है? अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आंसर क्या दोगे? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के अधिकारी, गवर्नमेंट के अधिकारी। ऑफेंस, जुर्म, कानून, कानूनी जुर्म जो एनी एक्ट और एनी ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। ऐसा एक्ट और ऐसा ओमिशन जो किसके द्वारा पनिशेबल है? लॉ के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। ऑफेंस। क्या बोलेंगे? ऑफेंस। पर्सन की डेफिनेशन आती है, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज गौर किया, इस एक्ट में जितनी भी डेफिनेशन सब सेक्शन 3 में, नॉर्मली डेफिनेशन सब क्या में होती है? सेक्शन 2 में होती है, सब सेक्शन 3 में। क्या क्या लिखा है पर्सन में? जल्दी बोलो। इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव है। क्या क्या लिखा है? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म। इसका हिंदी मतलब समझाता हूं। ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कानून भारत सरकार पास करती है, ध्यान देना प्लीज बेटा, प्लीज। जब कोई भी कानून भारत सरकार पास करती है, कहां पर? पार्लियामेंट में। कहां पर? तो उसकी जो पहली कॉपी होती है, जो पब्लिश की जाती है, पहली कॉपी, उसे हम बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट। क्या बोलते हैं? ध्यान, उसका रीजन बताता हूं। पहली कॉपी में जो लिखा है वो बिल्कुल जो पार्लियामेंट ने बोला है वही लिखा है। हमारे पास जो कॉपी आती है वो एग्जैक्ट वैसी, उसकी लैंग्वेज काफी कम होती है, काफी, क्योंकि उतने सारे शब्दों को मैं और तुम समझ नहीं पाएंगे। तो आम आदमी के पास जो कॉपी आती है वो ऑफिशियल गैजेट नहीं होती है। खरीदना है मिल जाएगी। जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया और ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। चलिए क्या लिखा है? क्या है? एक प्रकार की पब्लिक जर्नल है, एक ऑथराइज। कौन ने इशू किया है? कैसे करते हैं? कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैसे करते हैं? इट प्रिंट ऑफिशियल नोटिसेस फ्रॉम दी गवर्नमेंट। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट सरकार के द्वारा जो उसकी फर्स्ट कॉपी इश्यू होगी, क्या होगी? फर्स्ट कॉपी, कानून बनने के बाद में उसमें क्या बोलेंगे? ऑफिशियल गैजेट। एग्जांपल देता हूं, भूलना मत। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने पर जो डायरेक्शंस और ऑर्डर दिल्ली से आ रहे थे, जिसको पूरे देश को फॉलो करना पड़ रहा था, वो क्या था? जल्दी बोलो। ऑफिशियल गैजेट। क्या थे? ऑफिशियल गैजेट्स। डायरेक्ट कम्स फ्रॉम देम। रजिस्टर्ड, एनीथिंग रजिस्टर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। रूल का मतलब किसी भी कानून को फॉलो करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है वो होता है रूल्स। रूल के अंदर क्या होते हैं? पावर्स होते हैं। क्या होते हैं? पावर्स होते हैं। सेक्शंस मींस सेक्शन। अब ये पूरी डेफिनेशन थी हुई। शेड्यूल मतलब मींस शेड्यूल टू द एक्ट, रेगुलेशन। सेक्शन मतलब शेड्यूल मींस, सेक्शन मींस सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन विद द वर्ड ऑकर। समझा रहे तो आपको मैं, वो बोल रहा है जो वर्ड लिखा रहेगा उसको वैसा अज्यूम करना। क्लियर है? एक एक्ट बना, एक्ट में होते हैं शेड्यूल, शेड्यूल में होते हैं सेक्शन, सेक्शन में होते हैं सब सेक्शन। व्हाट इज दैट मीन? अगर सेक्शन लिखा है डायरेक्ट, मतलब वहां कोई शेड्यूल नहीं है। अगर शेड्यूल लिखा है और उसके बाद डायरेक्ट, ध्यान देना, डायरेक्ट सब सेक्शन है, मतलब वहां सेक्शन एग्जिस्ट, तो जो वर्ड आ जाए उसे वो मान के चल लेना। एक हायरार्की में बनाया गया। सेक्शन के अंदर क्या आता है?
सबसेक्शन क्या आता है? सबसेक्शन। स्वेरिंग की मीनिंग जल्दी बताओ, स्वेर का मतलब क्या होता है? कसम खाना। जल्दी पढ़ लिखा है, इसमें कोई ग्रामेटिकल वेरिफिकेशन है, आम आदमी के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब भी क्या लिखा है देखो ना, अफर्मिंग एंड डिक्लेरेशन, अफर्मिंग एंड डिक्लेरेशन। अभी नीचे क्या लिखा पढ़ो, नीचे क्या लिखा है नोट में, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। द टर्म एफिडेविट, ओथ एंड स्वेर हैव द सेम डेफिनेशन इन दैट। ईयर मतलब ब्रिटिश कैलेंडर से ईयर लिया हम लोगों ने। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग अपने इंग्लिश कैलेंडर का जो है, वही जनवरी से लेके, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा भाई मैं। ईयर नॉर्मली क्या होता है हमारा, जनवरी से दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से मार्च। ये मैंने भेज दिया था वो वीडियो में, वो पूरा आपका हो जाएगा। मैं आपके सामने बता देता हूं, मैंने रिपीलमेंट वाला वीडियो भेजा था। क्या था रिपीलमेंट का मतलब? ऐसे कानून जिसे खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया, रिपील। तो क्या कानून खत्म होने पर, ध्यान देना वो वीडियो देख लेने एक बार, क्या कानून खत्म होने पर उस कानून में जो राइट्स और लाइबिलिटीज थी वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो आंसर है यस। अरे भाई, अगर कोई कंपनी 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है और उसे कोई बेनिफिट्स मिले हैं, तो क्या नया कानून आने पर वो बेनिफिट्स ले लेंगे? नहीं। कोई लाइबिलिटी है तो क्या नया कानून आने पर वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर क्या मरे हुए कानून को दोबारा जिंदा कर सकते हैं? तो आंसर है यस, अगर मगर आपको उसकी नीड को जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया हूं, या तो जिस दिन इनकी परमिशन मिलेगी या फिर किसकी मिलती परमिशन, तो एक्ट ऑपरेशन में आ जाता है। कोई डेट नहीं दी है तो रात को 12 बजे के बाद से आ जाएगा। ये है रिपीलमेंट, ये पूरा पढ़ाया मैंने उस वीडियो में, पूरा पूरा का पूरा पढ़ा दिया, पूरा का पूरा पढ़ा दिया। ये आप प्लीज देख लेंगे एक बार, रिक्वेस्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है। बनाया वीडियो उसके पीछे रीजन यही होगा। इसमें पूरा है, पूरे पूरे टॉपिक, पूरे पूरे कवर है, पूरे के पूरे, ठीक है। सिर्फ इसके 6 टॉपिक, 6 से 7, जो जो टॉपिक में बोलते जाऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना। आपको एग्जांपल्स पढ़ने, वो पढ़ने, केस लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो जो बोलते जाऊंगा, जैसे डेफिनेशन ऊपर से देखने की जरूरत है, कोई याद वाद मत करना। मगर जो चीजें मैंने अच्छे से पढ़ी हैं, जैसे अच्छे से मतलब थोड़ा अपने डिस्कस किया, जैसे कि स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्ट, डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, गुड फेथ, ये सब चीजें जो है ये आप लोगों को डिटेल अंदर से, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा पूरा सेक्शन देखना, फिर से रिपीट करो मैं। 16 मिनट का वीडियो, 4 टॉपिक है, बहुत इजी है। मैं पूरा उसका समरी बता देता हूँ। क्या बोला? रिपीलमेंट से रिलेटेड है। ऐसा कानून जिसको हमने खत्म कर दिया है, तो खत्म होने पर क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से फर्क पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। ऐसा कानून, सुने पूरी बात, ऐसा कानून जो खत्म हो गया, अगर हम उसे दोबारा लाना चाहते हैं तो क्या ला सकते हैं? तो वो मैंने पढ़ा है, ठीक है। ऐसा कानून जिसको हमने अमेंड किया, क्या किया? अमेंड किया। तो अब जिस चीज से अमेंड किया था हम उसको भी अमेंड करना चाहते हैं, टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स, तो वो सब पढ़ा है उसमें, प्लीज देखिएगा। ये 2-3 चीजें नहीं है, मैं बता दूंगा आपको कल। कल होगी लास्ट क्लास रेगुलर क्लास में, कल ये खत्म करूंगा मैं पूरा। उसके बाद में निगोशिएबल के लिए आपको छोटे छोटे टॉपिक भेजूंगा 5-5 मिनट के, मेरे शॉर्ट्स बने हुए हैं। कुछ नहीं कर रहा है, पाउल वाले के यहाँ से कल नोट्स उठाना, निगोशिएबल के 6 पेज के, 7 पेज के, बस यहाँ 50 पेज के हैं। और इंटरप्रिटेशन के जनरल क्लासेस आप यहीं से पढ़ेंगे, यहाँ अच्छा दिया हुआ है मॉड्यूल में। फिर तभी आना क्लास में जब टेस्ट होगी और रिविजन होगी। अब रिविजन रोज नहीं होंगे, इसे एक दिन में मैं 3 चैप्टर की रिविजन कराऊंगा, 2 चैप्टर की कराऊंगा। बड़ा है तो 2, छोटे हैं तो 3-4, ठीक है। तो मैं आपको पहले से बता दूंगा मैं रिविजन कराने वाला, अब उसको पढ़ के आना। तो अब आपको रोज नहीं आना, कल लास्ट क्लास है, फिर आप लोग को रोज नहीं आना, आप लोग। और हाँ, मैं जो रिविजन लूंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं शाम को लूँ या ऐसे टाइम पर लूँ थोड़ा जिसमें फ्रेश माइंड रहे आप लोग। सुबह आते हो थोड़ा नींद में रहते हो, तो वो मैं नहीं चाहता कि वो नहीं घुसे दिमाग में। तो हर्षिता और पूर्वा आपको आना है रेगुलरली, क्योंकि आपको कंप्लीट करना, तो इन लोगों के साथ बैठ के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कल आपकी लास्ट क्लास जनरल नॉलेज की बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो कल खत्म करूंगा, पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और निगोशिएबल के छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं वो देखते आने का और नोट्स से पढ़ते आने का, बस। और ऐसे दिमाग में बिठा लो कि 20 तारीख को मेरे को फुल टेस्ट देनी होगी, 20 मार्च, ठीक है। ये अपना ध्यान रखिए, ओके। और हाँ, ये दोनों चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस,
गलती से भी इसको ऐसे मत लेना कि यार कैसे करें इसको, क्या करें, इसको बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत नहीं।